डाउट है बताइए। विलेज स्टडीज में कोई डाउट है? ब्रिजबाला जी ओके, तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं और वी हैव टू सी that what kind of questions are actually coming. It all depends on the kind of questions and according to the question हमें देखना है। जैसे एग्रेरियन एंड सोशल स्ट्रक्चर जो हम देख रहे थे उसमें हमने विलेज स्टडीज को पढ़ लिया था और हमने बात की थी कि दैट विलेज स्टडीज कैसे शुरू होती हैं, क्या होता है, हमने वो सारी बातें की। तो अब लैंड रिफॉर्म्स हैं, पहले हम लैंड रिफॉर्म्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हल्का सा लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस पे थोड़ी सी बात कर देते हैं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। देन कॉन्सेप्ट ऑफ पीजेंट सोसाइटी क्या है हमारे यहाँ, और ब्रिटिश टाइम का हम देख चुके हैं। पंचायती राज का दैट यू कैन सी पंचायती राज एंड इम्पैक्ट ऑन पीजेंट सोसाइटी, दैट इज अ कंटेम्प्रेरी टॉपिक। वो आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल से और सोर्स से पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसमें कोई दिक्कत होगी तो हम करेंगे। पहले मैं लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस जो हैं उसका जो सोशियोलॉजिकल असेसमेंट होना चाहिए उसको हम एक बार देखते हैं कि व्हाट इट इज देयर। जब हम कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स में जो सोशियोलॉजिकल उसका असेसमेंट है वो कैसे होगा, हम पहले वो देख लेते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट देयर व्हाट वाज द लैंड टेन्योर सिस्टम इन द ब्रिटिश टाइम्स, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट, और उससे क्या हुआ। तो यानी कि जब हम यहाँ बात करते हैं व्हेन वी से सोशियोलॉजिकल असेसमेंट, तो वी वांट टू हैव एन अकाउंट ऑफ लेजिस्लेशंस और उनके सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बढ़े, कैसे वो स्प्रेड हुए, क्या वो सक्सेसफुल हुए, क्या नहीं हुए। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स भी होंगे। जब इनके हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो उसमें आएगा लैंड, व्हाट इज द लैंड देयर, व्हाट आर द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स टेकिंग प्लेस, हु आर द टेनेंट्स, हु इज द ओनर। ये सारे शब्द जो हैं इस टॉपिक से एकदम इंटीग्रली रिलेटेड है। कोमल कहाँ हो, वीडियो ऑन करो। कोमल जी, भूपति जी, कोमल जी एंड भूपति जी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, थैंक यू। तो जब हम बात करते हैं कि उसमें क्या हो सकता है, तो इंडिपेंडेंस आया, लैंड क्वेश्चन ने, जो लैंड का क्वेश्चन था अगर हम बोलें, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज एंड द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था लैंड का। ऐसा यदि हम, जब मैंने टेक्स्ट बुक्स देखी या मैं पढ़ रहा था तो कोट्स भी हैं ऐसे। ये कोट जब हम आंसर लिखते हैं उसमें अगर हम डालेंगे तो हमारे स्कोर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो लैंड क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एज सुन एज वी गॉट इंडिपेंडेंस, क्योंकि द इंडिपेंडेंस दैट वी गॉट, पॉलिटिकल फ्रीडम जब हमें मिली तो उस फ्रीडम में सभी का रोल था, लेकिन सबाल्टन क्लासेस का भी रोल था इंडिपेंडेंस में, लेकिन उनको उनके अधिकार नहीं मिल गए। इंडियन पेजेंट्री का सॉलिड सपोर्ट था, बिना इंडियन पेजेंट्री के सपोर्ट के इंडिपेंडेंस मिलना मुश्किल था, ये बात सही है। दे वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड दे वर नॉट इवन डिमांडिंग देयर राइट्स। तो कोएलिशन जो था वो कमिटमेंट था कि प्रोग्रेसिव और एक आगे देखने वाला फ्यूचरिस्टिक एक लैंड रिफॉर्म एजेंडा लागू किया जाएगा, और वो क्योंकि लागू किया जाएगा इसीलिए पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की बात भी हुई, इसीलिए नेशन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उसमें
आप देखेंगे भारत में जगह जगह लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट होने लगे कि कौन लैंडलॉर्ड है, कौन टेनेंट है। ऐसे जो बहुत सारे मुद्दे प्री इंडिपेंडेंस टाइम में तो थे ही, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी एकदम खत्म नहीं हो गए थे शुरू शुरू में। देयर विल बी लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। कोमल जी आप कहाँ हैं? दूसरा क्या था? स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो गया था, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई थी, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज होना चाहिए था, वो तो ब्रिटिश ने किया नहीं, उसका भी लैंड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा अपनी जगह से। स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसका एक अलग इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भाई कैसे स्टैग्नेट हुआ, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट नहीं हुए, इनपुट नहीं डाला गया। यानी कि एक एक जो एग्रीकल्चर रीजनरेशन और एग्रेरियन रिनोवेशन, ये जो ये मुद्दा है, ये जो एजेंडा है, एग्रेरियन रीजनरेशन एंड एग्रेरियन रिनोवेशन, यानी एग्रीकल्चर को जो मुझे पुनर्सुधार करना है, जो आगे जाके ग्रीन रिवोल्यूशन में हो रहा है, उसके बाद आज के डेट में हम एवरग्रीन रिवोल्यूशन बोल रहे हैं, और एग्रेरियन रिनोवेशन हो रहा है। भाई आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक मैं किसान की इनकम दुगनी कर दूंगा, डबलिंग द फार्मर्स इनकम। ये एक एजेंडा रहा है और है अभी भी, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? ऐसा नहीं हो पाया। 3 फार्म लॉज आए थे, वो डायरेक्टली टेनेंसी से जुड़े नहीं हुए हैं, बट दे आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है और कैसे हुआ। इसीलिए कुछ प्री कंडीशंस हैं एग्रीकल्चर को प्रोग्रेस करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करनी। अगर वो देश ने फॉलो की तो उसका भला हो सकता है। जैसे लैंड लॉर्ड लैंड के ओनर हैं, लेकिन जो उसको जो रहा है, जो उसको जोत रहा है, जो उसको बो रहा है, उसको कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई राइट्स नहीं है। तो लैंड रिफॉर्म इसीलिए बर्निंग एजेंडा बन गया। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर मल्टीपल चीजें आएंगी, यानी एक प्लान्ड एंड इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या है, अगर हम लैंड रिफॉर्म का मतलब बोले तो लैंड रिफॉर्म क्या है? एक प्लान्ड है, एक प्लान्ड और इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है, जिस जो पूरे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। इट इज ए प्लान्ड एंड इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन मैन एंड लैंड। आदमी जो मनुष्य है, जो धरती पर जो खेती कर रहा है उसमें, और खेत में, दोनों के बीच में जब एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप हम बना देते हैं, एक पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे लैंड रिफॉर्म्स। यानी कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लेके आइए, यानी कि आप ओनरशिप को चेंज कीजिए, यानी कि आप लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, यानी आप लैंड टेन्योर के अच्छे तरीके ढूंढिए, यानी आप जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का करेंगे, तो इससे जो लैंड लेस है उनको भी लैंड मिलेगी। ये सारे एलिमेंट जो है आपके लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट हो जाते हैं। लैंड रिफॉर्म पॉलिसी जो है वो, इसका मतलब हो गया रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस। ताकि क्या हो इससे? पहली बात तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, दूसरी बात इससे जो है सबको मौका मिले, तीसरी बात इससे गरीबी दूर हो, चौथी बात इससे सबके पास 2 पैसे आए, ताकि वो एजुकेशन, हेल्थ एंड एक डिग्निफाइड लाइफ उसमें वो जी सके। ये सारे मुद्दे हैं जिन पे अभी भी भारत कार्य कर रहा है। इंडिया इज स्टिल वर्किंग ऑन देम। तो ब्रिटिश टाइम में मैंने बताया था, जमींदारी, रैयतवारी, मालवारी, आपने वो पढ़े भी। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स वहाँ क्या था? लैंड रिफॉर्म्स भी हमारे बंदोपाध्याय एक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री राइटर हैं, उन्होंने भी बोला कि भाई लैंड रिफॉर्म इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ फ्रीडम एजेंडा। ब्रिटिश को ये था कि भाई टैक्स लगाना है, हमें तो टैक्स चाहिए, एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं था, रेवेन्यू उनको चाहिए था। यानी कि लैंड क्या हो गया? लैंड अपने आप में चैलेंज हो गया। यानी कि नेशनलिस्ट अगर लैंड को बिल्कुल एक्सक्लूड कर देंगे अपने एजेंडे से, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझे? तो लैंड क्या हो गया? एक तरीके से चैलेंज हो गया कि भाई तुम इसको अगर कर पाए तो किसान साथ आ जाएंगे, जनता साथ आ जाएगी, सबको रोटी मिलेगी। भुखमरी थी, फैमिन थे, सब कुछ थे।
तो लैंड अपने आप में क्या हो गया, लैंड अपने आप में चैलेंज हो गया। ये भी जेफरी जी ने बोला, लैंड अपने आप में चैलेंज हो गया। बात समझ में आ रही है मेरी? अरे बात समझ में आ रही है? तो लैंड जो है, अब इस ये जो सेंटेंस मैंने बोला, लैंड देयरफॉर ए चैलेंज एंड एन इनविटेशन टू अर्ली नेशनलिस्ट, तो तुम्हें इस पे ऐसे जब मैं कोट्स देता हूं तो तुम्हें सोचना चाहिए हाउ, तुम्हें उसके आगे कमेंट लिख के खुद ही आंसर लिखने चाहिए, तब जाके तो कुछ हमारा भला होगा। मैं सिर्फ बताता रहूं, आप नोट करते रहें या आप समझ लें और हो गया जी। लंबा सफर है, टेढ़ी डगर है। टेढ़ी डगर है, कैसी डगर है वो? हाँ, दूर बहुत है जाना, समझे? तो समझिए बात। तो नेशनलिस्ट पीरियड में, ब्रिटिश टाइम में बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई, एनसीएम में पार्टिसिपेट किया, सीडीएम में पार्टिसिपेट किया, फेटर्निटी का भावना जगी हमारे इसके कारण। लेकिन आप पूरी तरीके से लैंडलॉर्ड क्लास को खत्म भी नहीं कर सकते थे ब्रिटिश टाइम में, इसीलिए कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट ग्रुप आए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एग्रीरियन रिफॉर्म्स कमेटी सजेस्ट की, ठीक है ना, उसको कुमारप्पा कमेटी होती है, उसने 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 किया था। उसने मतलब कि कुमारप्पा, मैंने नाम कल परसों भी आपको बताया था, गांधीयन थे वो। उन्होंने जो है लैंड रिफॉर्म्स के लिए सजेशंस दिए, टेनेंसी राइट्स को देने की बात की उन्होंने। और रेडिकल उन्होंने कहा कि भाई लैंड पे सीलिंग होनी चाहिए, लैंड पे सीलिंग होनी चाहिए, कि भाई कितनी लैंड किसके पास हो सकती है। आप लैंड को कमोडिटी की तरह नहीं खरीद सकते कि आज अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है तो भारत की सारी जमीन खरीद लेगा वो, ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज लीगलिटी। इसीलिए हमारे प्रियम्बल में भी बोला है ना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। और ऊपर से फिर डीपीएसपी बोलता है द स्टेट विल स्ट्राइव फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। तो कुमारप्पा कमेटी आई, स्टेट्स को बोला गया आप अप्लाई करो, और उसकी वजह से परिवर्तन आने शुरू हो गए 1950-60, इसके बाद हम जब देखेंगे। और बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए 50 सालों में। पहला फेज तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के, उसके बाद हुआ सेकंड फेज में आप जो है फूड क्राइसिस आ गई सेकंड फेज में। तो लैंड रिफॉर्म से हम फूड ग्रेन की तरफ झुक गए 1960s और 70s में। नक्सलबारी मूवमेंट तक की चीजें राइज होने लगी। नक्सलबारी मूवमेंट क्या है? वो भी ये कहती है कि आपने जो है किसानों का अधिकार छीन लिए, किसानों की आपने लैंड छीन ली, आपने भूमिहर और जोतने वाले जो किसान हैं उनका समाज में, उनका राज्य में कोई स्थान नहीं है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। माओइस्ट जो इंसर्जेंसी है या जो नक्सल मूवमेंट है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसको ट्राइबल ग्रुप से कोई सपोर्ट ही नहीं है या उसको ग्रास रूट पे कोई सपोर्ट ही नहीं है जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ सपोर्ट भी है। ठीक है, सरकार पेनिट्रेट कर रही है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन आप उनको स्कूल बनाते हो वहां पर, उनके स्कूल में फिर आप अंग्रेजी हिंदी में पढ़ाते हो, उनकी भाषा में कुछ नहीं करते, वो नहीं पढ़ते। हॉस्पिटल, स्कूल, बाजार, ये इंटीग्रल है। तो नक्सल मूवमेंट 70s के बाद लैंड रिफॉर्म का एजेंडा खत्म हो गया। अभी आप देखना 2012 में, 2012 में नहीं, आई थिंक मोदी जी इन द फर्स्ट टेन्योर, आज क्रॉस चेक कीजिएगा, लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन लाए थे। आज की एक केस स्टडी दे रहा हूँ, उसको चेक करके ढूंढ के कल मुझे बताओ, उसके नोट्स बना के भेजो कि वो लैंड रिफॉर्म क्यों फेल हो गया, पार्लियामेंट में क्यों वो पास नहीं हो पाया। बीजेपी तो मेजोरिटी में थी, फिर भी उसको पास नहीं किया गया लास्ट जो लैंड रिफॉर्म आया था। उस मुद्दे को समझिए, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। तो ये हो गया दूसरा फेज। दूसरे फेज में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म की जगह हमने फोकस किया फूड प्रोडक्शन के ऊपर। हमने फोकस किया कि हम अपने फूड सिक्योरिटी को बढ़ाएं, लेकिन साथ में रूरल अनरेस्ट, जैसे मैंने बोला, वो शुरू हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ पेजेंट्स को भी साथ लेने की जरूरत पड़ी। नक्सल मूवमेंट भी इसी टाइम पे स्टार्ट होती है।
कोई तो कारण होगा। फिर उसके बाद थर्ड फेज में जब इंदिरा गांधी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो वो लेजिस्लेशन लेके आई ताकि इनइक्वालिटी कम हो। शी ब्रॉट लेजिस्लेशंस की ताकि लैंड बेस्ड इनइक्वालिटी कम हो। और आप कह लीजिए बस थोड़े टाइम के लिए सोशलिस्ट फेज रहा। बॉन्डेड लेबर की बात की गई पहली बार, बॉन्डेड लेबर भारत में खत्म होना चाहिए। ओके, बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए। तो आप देखो बॉन्डेड लेबर एक्ट कब आया, तभी क्यों आया वो चेक करो उसको कि भाई बॉन्डेड लेबर एक्ट 1947 में क्यों नहीं आ गया था। ऐसी बात की तो नहीं हुआ ना ऐसा। तो आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा इस टाइम ये हो रहा है, इस टाइम ये हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट आए, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट आए, जैसे एक एरिया डेवलपमेंट अप्रोच आई। ओके, डेजर्ट को डेवलपमेंट करने की बात की गई। जैसे अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक है, वो अलग चीज है, लेकिन उस टाइम तो 5 ईयर प्लान्स थे। तो एरिया डेवलपमेंट अप्रोच आई कि एरिया को लिया गया, उस एरिया को जो है डेवलप करने की बात की गई। इंटेंसिव डेवलपमेंट किए गए, लेकिन हमारे यहाँ जो है कहीं पर डेजर्ट एरिया है, कहीं पर सूखा है, कहीं पर इनफर्टाइल लैंड है। सॉइल कंजर्वेशन के आइडियाज को प्रमोट करने की बात की गई। किसान अपना स्ट्रगल कर रहा है, उसका यूरिया ज्यादा डाल देगा, फिर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स पे बात आई। तो ये सारे के सारे इंटीग्रल मुद्दे हैं। बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स जो फसल तो बहुत अच्छी बढ़ा देंगे लेकिन जहरीले हैं, उनको बंद करने की बात की गई। तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो भाई वही चलेंगे फिर तो चोरी छुपे। तो ये सारे मुद्दे लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। उसके बाद फोर्थ, जैसे मैंने बोला, गांधी जी, इंदिरा गांधी पहले करेंगी, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी जी जब इमरजेंसी के बाद दोबारा आएंगी तो वो देखेंगे कि भाई मिडिल क्लास जो है वो बढ़ता जा रहा है भारत में, धीरे धीरे बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो इकोनॉमी ओपन करने की जरूरत है, लाइसेंस परमिट राज को से आगे मूव होने की जरूरत है। प्रोडक्टिविटी और अर्बनाइजेशन दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इकोनॉमी जो है वो 1980s के बाद उस तरफ मुड़ने लगेगी। रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस और पॉवर्टी एलिविएशन ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हो जाएंगे। गरीबी हटाओ आंदोलन जैसी चीजें होने लगेंगी। तो इसलिए यूपीएससी भी पूछता है कि कब हुआ भाई गरीबी हटाओ आंदोलन या गरीबी हटाओ स्लोगन कौन से उसमें दिया गया। भाई गरीबी तो इंडिया में 1947 से है, तो स्लोगन उसमें क्यों दिया गया? क्योंकि जब बच्चा ऐसे पढ़ता है तो उसको याद हो जाता है कि हाँ यार ये तो इंदिरा गांधी ने जब इसलिए बोला था। जब तक आप इसलिए नहीं देखोगे कोई चीज क्यों है, आप पढ़ते रहो जितना मर्जी। सेकंड लेयर की आप देखिए, सेकंड लेयर की आपकी पढ़ाई तो जब हो सकती है जब आप फर्स्ट लेयर की पढ़ाई को पूरे जुझारूपन से लगातार कंसिस्टेंटली अपनी बुद्धि लगाकर करें, वरना कैसे होगी बताइए। तो लैंड रिफॉर्म जो है इंडिपेंडेंट हुआ, जैसे मैंने बोला लैंड जो है क्यों जरूरत पड़ी, जैसा मैंने कहा कि भाई कुछ लोगों के हाथ में लैंड है, इंटरमीडियरीज हैं जो खुद कल्टीवेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ लैंड को टीनेंसी पे देना चाहते हैं, और टेनेंसी पे भी एक्सप्लॉइटेटिव तरीके से देंगे। और अगर उससे बचना है या उसकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके मास लिटिगेशन हो जाती है कोर्ट्स में। तो ऐसे तो देश नहीं चलता, इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी, लैंड रिफॉर्म्स को किया गया। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है इतने सारे आइडियाज जो हमने बोले, लेकिन टेनेंसी रिफॉर्म की बात भी आई। टेनेंसी यानी कि टेनेंट्स, मैं आपका टेनेंट हूँ, आप जब मर्जी मुझे निकाल सकते हो। आप मेरे से चावल भी एक्स्ट्रा मांग, मतलब मैंने आपके खेत में गेहूं उगाया तो आपने कहा 100 किलो तो मुझे चाहिए ही, और उसके बाद फ्री में सेवा भी कराई जाएगी और मैं मना भी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें रियलिटी थी 1960s और 70s तक। लेकिन केरला और बंगाल दो जगह पहले हुए, दो जगह मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स पहले किए गए। तो यानी कि आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। आप जो है लैंड से आपका रेंट भी लिमिटेड होगा। उसके बाद जो है अगर मैं टेनेंट हूँ तो मेरे राइट्स होंगे कुछ, और अगर मैं एक समय तक 10 साल तक 15 साल तक मैं टेनेंट हूँ, 20 साल तक टेनेंट हूँ, तो मुझे ओनरशिप भी मिल सकती है। आज की डेट में हम ऐसा नहीं बोलते कि मतलब एकदम ही मिल जाएगी, लेकिन बात यह है कि कुछ ये मुद्दे थे, ये मुद्दे हैं। क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए कि जब उसका लॉजिकल टाइम हो, और पर्सनल कल्टीवेशन करे लैंडलॉर्ड, रेंट भी रेगुलेट हो,
और ओनरशिप राइट जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलना चाहिए। तो फेयर रेंट होना चाहिए। पर्सनल यूज के लिए लैंडलॉर्ड को परमिट किया गया, जैसे आज हम बोलते हैं शहरों में हमारा फार्म हाउस है, फार्म हाउस, वो कल्टीवेशन थोड़ी ना हो रही है वहां पर, एक्चुअल यूज तो शुरू में फार्म हाउस का यही था कि आप फार्म पे रहते हो, आप फार्म पे ही रहते हो और वहां खेती करते हो और अपना पर्सनल यूज करते हो, दैट इज अलाउड, यू नो। लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप को एमिकेबल तरीके से आगे बढ़ाया जाए। डिसेबल्ड पर्सन्स और डिफेंस पीपल को जो है वो अपनी लैंड लीज पे दे सकते हैं। और पर्सनल कल्टीवेशन क्या होता है, उसका तो मिसयूज भी किया गया। अभी अमिताभ बच्चन भी कुछ साल पहले बाराबंकी यूपी में वो लैंड खरीदने जा रहे थे, तो डीएम के पास जब एप्लीकेशन आई तो उसमें लिखा गया था अमिताभ बच्चन का प्रोफेशन क्या है, क्या लिखा होगा प्रोफेशन, बताइए भूपति जी। सर हो सकता है फार्मर लिखा हो, फार्मर ही क्योंकि लिखा था भाई। हल्ला मच गया, फिर समाजवादी पार्टी जो है उसके वो थे, प्रेजेंट करेंगे यूपी उसको। में दम है क्योंकि यहाँ जुर्म कम है। आपको याद है ऐसा कुछ एक ऐड आता था, गूगल नहीं करके सर। देखना, ठीक है सर। गूगल करना, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ पर जुर्म कम है, ऐसा करके कुछ था। तो उसमें वो किसान बन रहे थे लैंड, क्योंकि ऐसे नहीं खरीद सकते आप। अभी भी हिमाचल, हिली स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, देयर आर रेगुलेशंस, अदरवाइज होल इकोसिस्टम विल बी डिस्ट्रॉयड। आप गए और आपने कुछ भी करके ले लिया। सो दीज आर द आइडियाज विच मस्ट बी देखने चाहिए। टेनेंसी के रिकॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है, टेनेंसी के रिकॉर्ड। हाँ बोलो। सर लैंड रिफॉर्म्स आए और उस फूड सिक्योरिटी के चलते उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, वो भी मेजर कारण है लैंड फ्रेगमेंटेशन का, जो अभी फार्म लॉज में डिस्कस हो रहा था। या नहीं, मतलब पॉइंट फ्रैगमेंटेशन तो लैंड की पहले से ही होगी हमारे यहाँ तो। नहीं सर, लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं ना, तो सबको थोड़ी थोड़ी जमीन मिलेगी तो तो। ऐसे थोड़ी थोड़ी कोई दे के राज्य, ऐसे नहीं ना, इतना आसान नहीं, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसके बाद जो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड तो हिंदुस्तान में है ही है। इजिप्ट में, अमेरिका में किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक खेत चलता है। यहाँ तो हर एक मिनट बाद पट्टी अलग हो जाती है और टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ तो मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग कैसे करोगे आप, बड़ी बड़ी मशीनें कैसे यूज करें। यूएस में तो भाई चल रहा है 25 किलोमीटर तक खेत है बस, मशीन से भी ड्रोन से भी कैसे ही कर लोगे। यहाँ कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। पहले एक भाई था, एक भाई के बाद 4 बेटे हो गए, 4 बेटे के बाद जो है वो 6 बेटे हो गए, 6 के बाद 15 हो गए। ये हुआ है ना। और सर फिर यूएस में केस भी तो दूसरा हो गया ना, वहां पे जो फार्मर्स होते थे वो सारे उस टाइम पे जो जो ओन करते थे सारे लैंडलॉर्ड होते थे बड़े बड़े। बिल्कुल, यहाँ तो तो कॉलोनियल उनको तो पीरियड था। पढ़ा ही नहीं, वो तो ना यहाँ पढ़ाई मिली, थे। ना ना पढ़ाई मिली, ना कुछ और हुआ, तो लैंड पे डिपेंडेंट हो गया आप। नेटिव्स की तो सारी जमीन ली ली उन्होंने, तो हाँ बिल्कुल वो सही। तो गए। हाँ, वो गए तेल लेने। तो फिर तरीका दूसरा हो गया ना, जिस तरीके से जमीन आई है। नहीं, हम बात कर रहे हैं कुल मिला के लास्ट में प्रोडक्टिविटी तो चाहिए। वीट वीट चाहिए, अभी वीट बैन कर दिया, वीट एक्सपोर्ट। देयर आर रीजंस। हमें पाम ऑयल चाहिए, देयर आर रीजंस। हाँ, तो मैं वो वाली बात बोल रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फ्रेगमेंटेशन लैंड तो हमारे यहाँ है ही। अब आप देखो ना, सारे के सारे इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले 10 सालों से, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया जाए। हर राज्य, हरियाणा में भी है, हर चीज डिजिटाइज करो। बहुत इशू रहे हैं, फ्रॉड हुए हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड, हर राज्य ने किया है। ई भूमि, ई ये, ई वो, हर जगह, हर राज्य में अब ये चीज हो गई है डिजिटाइजेशन के मामले में। लैंड इज नाउ डिजिटाइज्ड, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। लैंड डिजिटाइज होगा सारा का सारा, डेटाबेस एक जगह होगा, देन यू नो क्या पॉलिसी हो सकती है, क्या उसके लिए स्कीम लेके आई जा सकती है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो दीज आर द स्टेप्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, टेनेंसी जो है वो
अलाउ किया गया, लैंडलॉर्ड आइए आप पर कल्टीवेशन कीजिए, लेकिन हर जगह हर राज्य में टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है। झारखंड की डिफरेंट होगी, पंजाब की डिफरेंट होगी, लेकिन उनको ट्विस्ट किया गया, उनको भी ट्विस्ट किया गया। ओके, तो चीजें हमें देखनी पड़ेंगे, मुद्दे क्या हैं। अब जैसे मैं टेनेंट हूं और मैंने आपसे वापस लैंड ले ली एज ए लैंडलॉर्ड, मैं टेनेंट हूं, आपने मुझसे लैंड वापस ले ली एज ए लैंडलॉर्ड पर्सनल कल्टीवेशन के लिए, कि भाई पर्सनल कल्टीवेशन होगा इसलिए इसको इतनी वापस दे दी जाए, लेकिन उसका भी मिसयूज किया गया, वॉलंटरली सरेंडर किया, तो लैंडलॉर्ड ने जो है लॉज को मिसयूज करना शुरू कर दिया, लैंडलॉर्ड्स ने मिसयूज हुआ उसका, क्योंकि जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हाथ में आएगा, रेवेन्यू अथॉरिटीज करेंगी, और उन्होंने जो है वॉलेंट्री सारे प्रोसेस को किया और ये दिखा दिया भाई सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, रेवेन्यू ऑफिशियल से उनका अच्छा सांठगांठ होगी, 4 पैसे भी आएंगे, सब कुछ होगा बस। तो कुछ स्टेट्स में जैसे जैसे महाराष्ट्र है, वहां पे टेनेंट्स को राइट दिए गए कि वो लैंड भी खरीद ले। महाराष्ट्र में टेनेंसी प्रोहिबिटेड नहीं थी, अगर वो लैंड पे कर रहा है, वो खेती कर रहा है, तो 1 साल बाद वो खरीद सकता है। तो लैंडलॉर्ड्स ने इसके अगेंस्ट बात की, लैंडलॉर्ड्स ने अपना पॉलिटिकल क्लाउड और अपना सोशल स्टेटस के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे तरीकों से चीजें बनाई, अपने रिलेटिव्स के नाम पे लैंड कर दिया, कुछ और कर दिया, उसके आसपास के प्लॉट्स को वो कर लिया, मतलब किसी भी तरीके से। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रोज के न्यूज़पेपर के मुद्दे हैं जिनमें ये चीजें हुई हैं, और उस वजह से रिफॉर्म्स नहीं आ पाए। तो इसीलिए इंटरमीडिएट्स को अबॉलिश करने का शुरू से कोशिश किया गया, यानी जमींदार का राइट है कलेक्ट करना, लेकिन बीच में जो इंटरमीडिएट्स थे जो इकट्ठे कर करके ऊपर तक ले जाएंगे, तो इंटरमीडिएट्स को अबॉलिश करने के लिए लैंड रिफॉर्म इंडिया ने जो है लॉ पास किए, लेजिस्लेशन इफेक्टिव भी हुए, लेकिन हर स्टेट पे उसका अलग अलग हुआ, क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन था जो इंटरमीडिएट्स थी और इंटरमीडिएट्स इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट थी। लेकिन आप कह सकते हैं बहुत यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो पाया ऐसा, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने शेयर क्रॉपर्स को और टेनेंट्स को अपनी मर्जी से निकाल दिया। अभी सरकार जैसे बोलती है हर गरीब को, हर लैंडलेस को हम तो 50 गज प्लॉट देंगे, हम तो 100 गज प्लॉट देंगे, है ना। हरियाणा में भी तो स्कीम है, SC ST को देने के लिए है, बाकियों को है। दैट इज हाउ इट इज लिंक्ड। तो लैंड रिफॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। टेनेंसी, लैंड सीलिंग की बात की गई। लैंड सीलिंग का मतलब अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एक जो फैमिली, मतलब एक पर्सन के पास हो सकती है या फैमिली के पास हो सकती है, ताकि थोड़ा सा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बने, एक्सेस लैंड ले ली जाए, वो पुअर्स और लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स को वहां से बांट दी जाए। पहले 1950s और 60s में आया, फिर 1972 में इसकी अगेन गाइडलाइन आई, तो लेकिन ये इफेक्टिव नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कंपनसेशन नहीं दिया मेरी लैंड अगर आप ले रहे हो तो। दूसरा, लूप होल्स थे उसके अंदर। तीसरा जो है थोड़े बहुत लैंडलेस फार्मर्स को मिल रही है तो सस्टेन नहीं हो पाया। चौथा, लैंड रिकॉर्ड्स हमारे कंप्लीट नहीं थे। अब हर राज्य का अलग अलग है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वहां पे फैमिली जो है 5 लोगों की है फैमिली मान लो, तो वो 10 से 50 एकड़ तक जमीन उसके पास हो सकती है। क्वालिटी ऑफ लैंड पे डिपेंड करता है, आप सीलिंग से ऊपर भी खरीद सकते हो। स्टेट चाहते हैं कि लैंड जो एक्स्ट्रा लैंड है वो लैंडलेस लेबरर्स और डिसएडवांटेज ग्रुप को दे दी जाए, और सरप्लस जो है वो मिले। लेकिन आंध्र प्रदेश में ये चीज हुई, पोचमपल्ली विलेज से हम भूदान मूवमेंट की बात भी करते हैं, चला है, लेकिन एरेबल लैंड है कि नॉन एरेबल है, ये सारी चीजें हैं। तो चीजें हुई, सीलिंग के अंदर भी फर्क पड़ा डिस्ट्रीब्यूशन से। वेस्ट बंगाल में जो है उसने कम लेवल ऑफ ओनरशिप रखी और सरप्लस लैंड को उसने बांटने की बात की। गवर्नमेंट लैंड ओनर को देगा, बट पेमेंट मार्केट वैल्यू से बहुत कम है, और अगर लैंडलॉर्ड पर्सनली कल्टीवेट नहीं कर रहा है तो उसकी लैंड ले ली जाएगी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लोकल रेजिडेंट्स को जिनके पास कम लैंड है।
और डिसएडवांटेज ग्रुप को मौका देगा। वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ, वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी थी। तो यानी कि आज तक अगर हम बात करें, भारत में टोटल लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स टू डिसएडवांटेज ग्रुप व्हिच हैज बीन गिवन, इट इज ओनली 4% ऑफ द टोटल लैंड। कुछ स्टेट हैं जहां पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स को बेनिफिट हुआ, वेस्ट बंगाल, मैंने बोला जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा ऐसा किया गया, आसाम में भी किया गया, सरप्लस लैंड को बांटा गया। तो लॉ में लूप होल्स नहीं होने चाहिए। सेकंड, सरकार की नीयत होनी चाहिए उसको, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। सो ये सारी चीज थी। गवर्नमेंट के लैंड एलोकेशन प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा, वो आने शुरू हो गए, क्योंकि आपने लॉ बना दिया इंटरमीडिएट्स को एबॉलिश करने के लिए, टेनेंसी का रिफॉर्म लाने के लिए और सीलिंग लॉस के लिए। लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने लैंड एलोकेशन प्रोग्राम्स चालू किए। ग्रीन रिवोल्यूशन जब चालू हुआ तो उसकी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने जो है स्टेप्स उठाए लैंड रिफॉर्म्स के लिए। इससे रूरल वायलेंस भी कम होगा, आप कह सकते हैं। ओके, लेकिन जब ग्रीन रिवोल्यूशन चालू हुआ तब गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड से ले लेके लैंड नहीं बांट सकती थी, वो तो फिर उल्टा हो जाएगा, उस टाइम हैंडल ही नहीं हो पाएगी चीजें। तो इसीलिए जो है पुअर को कैसे हेल्प की जाए, छोटे छोटे प्लॉट्स दिए गए ताकि वो फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारी चीजें करें, वेजेस का थोड़ा उनका सस्टेनेबल सिस्टम बने, वुमेन को बेनिफिट करने की बात की गई। लेकिन इंडिया में वास्ट में आपने एक और वर्ड सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। वेस्टलैंड एलोकेशन प्रोग्राम चालू हुआ, यानी वेस्टलैंड जो बिल्कुल बैरन है, जिसका सिग्निफिकेंटली कोई इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं है, तो उस लैंड को रिक्लेम करने की बात की गई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास ही हैं जो आपके वेटलैंड्स हैं, है ना। बात समझ आई मेरी कि नहीं आई? जो वेस्टलैंड्स हैं उनको मतलब रिफॉर्म करो लैंड को इस तरीके से। वेस्टलैंड, अगर वेस्टलैंड बढ़ रहा है, डेजर्टाइजेशन ऑफ लैंड बढ़ रहा है। अभी भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली, उसमें भी इंडिया की उसकी बात हो रही थी, कितना लैंड रिक्लेमेशन के प्रोग्राम है कि इतने समय में इतना लैंड हमें यूज में लेके आना है। तो दोनों दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही हैं। ऑन वन हैंड यू हैव लैंड विच मस्ट बी गिवन, but it is a wasteland, and secondly you must reclaim more land. डेजर्टिफिकेशन एंड वेस्टलैंड को रोकना है। ओके, तो वेस्टलैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश भी उसका एक एग्जांपल था। पेपर पे तो हो जाता, असली में नहीं होता। वर्ल्ड बैंक और बाकी ऑर्गेनाइजेशन इसमें सपोर्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें समझ में आता है कि मुद्दे क्या हैं, उसी से आप सोशियोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हो। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड एक और मुद्दा है। कंसोलिडेशन कि भाई सिंगल होल्डिंग में कंसोलिडेट कर दो, पर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वेरिएशन है लैंड की क्वालिटी में, ओनरशिप में वेरिएशन है, कैसे आप सारा का सारा एक साथ कर दोगे। तो अनइवन है भारत में, हम कह सकते हैं। 50 और 60 के दशक के बाद दोबारा हुआ है 1970s में। इस दिशा में टायरलेसली वर्क करने की बात की गई। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे कोई लैंड सीलिंग लॉज नहीं है, जैसे अब सिक्किम हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, यहाँ पर कोई भी सीलिंग नहीं है। केरला ने शुरू में किया, सीपीआई गवर्नमेंट ने वहां पे इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म कैरी किए, जैसे केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1969। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बहुत सारे लैंडलेस लोगों को लैंड दे दी, टेनेंट लैंड ओनर बन गए, लेकिन लैंडलेस लेबरर्स जो है उनको भी दिया गया। लैंडलेस लेबरर्स, लार्ज नंबर ऑफ लैंडलेस लेबरर्स जो थे, वो ओनरशिप दे दी उनको। आपको जहां वो खड़े थे, जहां उनका घर बना हुआ था, वहां पे भी उनको ओनरशिप दे दी छोटे से उसकी। यानी कि
छोटी सी ओनरशिप देने की वजह से भी बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा। सब्जी उगाएंगे, कुछ करेंगे, अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। ऐसे ही वेस्ट बंगाल जो मैंने आपको कहा सेकंड मॉडल है वो 1970s में वेस्ट बंगाल ने किया। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल उसका नाम था, पर 70s में वेस्ट बंगाल ने किया ऑपरेशन बारगा। यस, ऑपरेशन बारगा। बंगाल में क्या था? ऑपरेशन बारगा था। ठीक है जी, ऑपरेशन बारगा। तो जी ये होता रहा और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से लोग लॉयल भी रहे। अब चीजें बदली आगे चल के, नई टेंडेंसीज आई वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उससे लैंड ओनरशिप आई। तेलंगाना, अब तेलंगाना जो है अभी जो अलग स्टेट बन गया, उसके लेकिन अलग वो होंगे, अलग रूल्स, और उसने वो फॉलो किया। तो सब जगह सारे राज्यों ने अपने अपने तरीके से चीजों को किया। जैसे वेस्ट बंगाल में जो शेयर है, शेयर क्रॉपर है या जो टीनेंट है, वो परमानेंट राइट ले सकता है, लेकिन रेंट भी रेगुलेटेड होगा अगर वो टेनेंट रहता है तो। केरला में तो प्रोहिबिट है टेनेंसी, कर ही नहीं सकते आप, सॉरी कर्नाटका में, क्योंकि इससे एक्सप्लॉयटेशन होता है। कर्नाटका गवर्नमेंट के पास पावर भी है कि वो लैंड ले लेगा और पुअर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ तो नहीं ना, ऐसा कहाँ हुआ? तो ये सब चीजें चल रही हैं जो मैंने आपको बताया। आई हैव शेयर्ड दोज आइडियाज विद यू कि ये जो है टेनेंसी राइट वाला जो है पूरा का पूरा मुद्दा, ये हमें, ये ऑनगोइंग मुद्दा है, ये खत्म नहीं हुआ है। आप समझे? ये जो है एग्रेरियन रिलेशन और सोशल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही दिखाता है, वो बहुत एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करता है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? व्हेन यू रिविजिट द लेक्चर अगेन, तो आप अपने आप कीवर्ड्स को निकालो, इससे आप इलस्ट्रेटेड वो बनाओ, एक इलस्ट्रेटेड चार्ट बनाओ, उसको समझो, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं मुद्दों पे आते हैं कि क्या हो रहा है, स्टेटस क्या है। मैंने आपको एक पूरा एक ओवरव्यू दे दिया। सो एनी क्वेश्चंस प्लीज फर्स्ट, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। सर जैसे अभी एग्जांपल था बंगाल और केरला का, कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज के जो भी उन्होंने तरीके निकाले, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करी, वो सक्सेसफुल रही एक तरीके से। तो वो चीज हम जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, चाहे जो शुरू में लैंड रिफॉर्म्स आए थे, वो उस हिसाब से प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसका जो कारण था कि एग्जीक्यूशन में लैग्स थे, करप्शन बोल सकते हैं, या उस टाइम पे तो खैर नॉर्मल बात भी होगी, कोई बात भी नहीं करता होगा इतनी, क्योंकि हाँ, ये इतना सब बातें नहीं होती थी, ये सब बोलते भी नहीं होंगे करप्शन है। वो एक करप्शन को मानते ही, करप्शन को तो वो बाबू लोग। पार्ट ऑफ द थिंकिंग है वो तो। यस सर। तो सर मतलब कम्युनिस्ट जो तरीके थे वो साफ मतलब निकल पाए, या जो कम्युनिस्ट का काम करने की। भाई, कम्युनिस्ट के काम करने का ये है ना, वो तो प्रो पुअर है, वो सरकारी प्रो पुअर के हिसाब से बनती है, एंटी कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। तो बंगाल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गुजरात की तरह कहाँ आई? फिर आप ये देखो ना। सोशलिज्म में भी थोड़ा सा एक सोसाइटी का पार्ट होता है ना, मतलब एटलीस्ट डेफिनेशन में तो होता ही है कि अगर सोसाइटी का एक सेक्शन लैग करेगा पीछे तो प्रॉपर हो नहीं पाएगा। हम्म, तो सोशलिज्म में नहीं हो पाया, उसका कारण यही था कि एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, या बिल्कुल। गवर्नमेंट गवर्नमेंट की इच्छा नहीं थी एक तरीके से प्रॉपर हाँ, करने कह की। सकते हैं, कह सकते हैं, सारी चीजें चलती हैं साथ साथ में। ठीक है। और बोलिए। बोलिए बोलिए, आंचल जी आप बोलिए।
सर इसमें 5 ईयर प्लान्स भी ऐड करने हैं मतलब सर, जैसे लैंड इसमें रिफॉर्म्स एक्ट भाई 5 पता ईयर होना प्लान चाहिए ना। 5 ईयर प्लान तो ठीक है, क्वेश्चन उस पर नहीं आएगा, क्वेश्चन तो आज के उस पर आएगा। जैसे मैंने आपको लैंड रिफॉर्म असेसमेंट बताया कि क्या है एक्चुअली एग्रीरियन रिलेशन और सोशल स्ट्रक्चर का परव्यू क्या है। एग्जाम आपसे क्या चाहता है? एग्जाम आपसे चाहता है कि आपको ब्रिटिश टाइम में जो हुआ वो पता होना चाहिए पूरा का पूरा, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, वो भी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। एग्रेरियन स्ट्रक्चर ब्रिटिश रूल के शुरू होने से पहले कैसा था, वो मिडिवल इंडिया में आ जाता है। उसके बाद पेजेंट और ब्रिटिश रूल का क्या रिलेशन रहा, ये हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हैं। नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा। लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन का एक एंगल मैंने आपको बताया है, एक असेसमेंट मैंने किया है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, बताइए। बोले। हाँ, तो ये जो हम लैंड रिफॉर्म्स की, जैसे अभी मैंने ऑपरेशन बारगा की बात की, तो ऑपरेशन बारगा हुआ। अब मैं आपको थोड़े डिटेल बता देता हूँ। तो लैंड रिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा है इंडिया में। कोई लैंड सीलिंग लॉज नहीं है मेघालय में, नागालैंड में, अंडमान निकोबार में, आंध्र, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में, दामन, गोवा का आप प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा दोबारा, जो मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, दामन एंड दीव मिजोरम में। तो इसलिए कोई लैंड रिफॉर्म वहां पर नहीं किए गए, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं। तो यानी कि लैंड रिफॉर्म टूल्स हैं हर स्टेट के पास अपने, और उन्होंने अपने हिसाब से किया है। गवर्नमेंट ने वेस्ट लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ओके, तो यानी अगर हम बात करें, आपको लेटेस्ट डेटा देखना है जो एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है, तो आपको देखना है कि कितने रूरल हाउस होल्ड्स के पास ओनरशिप है, कितना कल्टिवेटेड लैंड है और क्या नहीं है। ये जैसे ही आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इससे ही हमारा आंसर बनेगा, बहुत पुराना डेटा हम नहीं दे सकते। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जैसे मैंने कहा 1960 से 72 तक कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं थी। 1972 के बाद वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स ने किया। वेस्ट बंगाल इज एन एग्जांपल। 20%, मोर देन 20% ऑफ लैंड जो है रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया। और साथ में क्या हुआ, साथ में सीलिंग भी हो गई, लैंड सीलिंग भी हो गया। यानी इससे ऊपर आपको लैंड आप नहीं रख सकते, ऑपरेशन बारगा जो मैं कह रहा था। एक और बात भी आपको सोचनी पड़ेगी कि लैंड रिफॉर्म्स को हमें पॉवर्टी के रिडक्शन से जोड़ना है। तो पहले के डेटा तो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको अभी नए डेटा देखने पड़ेंगे। 1955 से 1988 तक भी कमी हुई है पॉवर्टी में, लेकिन आप जब देखेंगे कितनी हुई। जैसे कोई आप ऑथर्स का नाम दे सकते हो, जैसे पार्था सारथी एंड मूर्ति, इन दोनों ने स्टडी किया सन 2000 के आसपास। पार्था सारथी एंड मूर्ति ने स्टडी किया था कि भाई नाम देना होता है बस, कि लैंड रिफॉर्म इनेबल्स एडवांसमेंट ऑफ लिटरेसी। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात, इतनी सिंपल सी बात कही, लैंड रिफॉर्म्स इनेबल्स एडवांसमेंट ऑफ लिटरेसी बाय स्टडी डन बाय पार्थसारथी एंड मूर्ति। बस हो गया खत्म। हमें कोई ज्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जाना है, टच करना है, लेकिन आपको फास्ट बनना पड़ेगा। ऑपरेशन बारगा जो मैंने नाम बताया, लेफ्ट गवर्नमेंट ने किया, 70s में किया, 80s में किया। 3 लाख एकड़ लैंड जो था वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए यूज किया गया। एग्रीकल्चर लैंड था, वो लैंडेड क्लास के अंडर में था, उसको लेके किया गया। तो एक मैसिव क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस किया गया। जुडिशरी का भी यूज है, गवर्नमेंट का भी यूज है, परसुएशन भी है, और बहुत सारा लैंड जो है वो बांटा गया। लेफ्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट्स को लैंड देने की बात की गई। लैंडलॉर्ड्स ने दिया, खुशी से तो कोई देना नहीं चाहता। तो मेथोडोलॉजी यही थी कि रेवेन्यू ऑफिशियल जो है फील्ड में चले गए, वेरीफाई करने चले गए कि एक्चुअली में शेयर क्रॉपर्स वहां जो कर रहे हैं लैंड ओनर्स के उसमें, और लैंड ओनर्स को भी साथ में खड़ा कर दिया और उनके नाम ले लिए। यानी 100 साल पहले, यानी कि 1870s में और 1790s में जो प्रोसेस हुआ उसको उल्टा करने की कोशिश की गई। ये मत भूलिए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल से ही शुरू हुआ। यानी 1980s तक क्या हुआ, मोर देन 12 लाख शेयर क्रॉपर्स को जमीन दी गई।
और उनको हेरिडेटरी राइट्स भी दिए गए। आप सोचिए इससे कितना गरीबी में किस चीज से इससे कितना फर्क आया होगा, क्या चीजें कितनी फर्क होंगी। तो ये हमें बताना है, आपको लिखना पड़ेगा, आपको कोट करना पड़ेगा जो मैंने अभी समझाया कि भाई बंदोपाध्याय ने ऐसा लिखा, लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर में लिखा, ईपीडब्ल्यू में लिखा। तो उससे जब एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करता है तो उसको लगता है कि तुक्का नहीं मारा, इसने तो पढ़ के किया है। भले आप तुक्का मार रहे हो लेकिन आपको डेटा भी यूज करना आना चाहिए। ये चीजें पता है सबको कि लैंड रिफॉर्म तो हुए हैं थोड़े थोड़े, आपको भी पता तो है ये बात। तो ये वाली बात है, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। ये हो गया आपका ऑपरेशन बारगा। केरला में भी हुआ 1969 के बाद, जैसे मैंने बोला जहां पर घर है, जहां पर छोटा सा हट है, वहां पे भी दे दिया। लेकिन लिटरेसी लेवल भी रेज हुए, और केरला तो है ही रोल मॉडल इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ पंचायती राज के रूप में मॉडल है। तो पंचायती राज आने के बाद क्या चेंजेस आई है आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स बनाई, 1973 में, जिसका था गोल ही जिसका ये था कि वो एसेस करेगा पूरा का पूरा जो भी लैंड रिफॉर्म अब तक हुए हैं। ठीक है जी। तो ये चीजें हुई, तो यानी कि कहने का मतलब ये 19 अगर 2014 तक की बात की जाए, 2020 तक की बात की जाए, तो पॉलिटिकल विल के बिना नहीं हो सकता, और पॉलिसी और लेजिस्लेशन में गैप नहीं होना चाहिए, और कोई भी पब्लिक एक्टिविटी हमारे जो हो रही है उसका गोल यही होना चाहिए कि वो इन चीजों को आगे बढ़ाए, जैसा मैंने आपको कहा। तो अब 1960 से जब चीजें शुरू हुई तो आप लगा लो उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया, इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग होल्डिंग्स एक्ट आया। चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो लैंड रिफॉर्म्स के दम पे बने, क्योंकि लैंडलॉर्ड थी। लेकिन अब पीजेंट ग्रुप्स में भी डिवीजन हो गए, रिच पीजेंट्स हैं, रिच पीजेंट ग्रुप्स हैं, वो मुद्दे दूसरे हैं। लेकिन वो भी एक पिक्चर है लैंड रिफॉर्म्स की। बिहार में भी लैंड रिफॉर्म हुए, जाति समीकरण बिगड़ा। यानी कि लैंड रिफॉर्म कमीशन ने जब 2008 में एक रिपोर्ट आई तो उसने कहा कि बिहार में जो है 2008 में जो रिपोर्ट आई उसने कहा 75% जो रूरल पॉपुलेशन है वो लैंडलेस है या फिर नियर लैंडलेस है। तो आप सोचिए आज की डेट में क्या पोजीशन है। तो ये क्रिटिकल एलिमेंट्स आपको अपने आंसर्स में, आपको अपने उसमें लेके आने हैं। आई एम अगेन टेलिंग यू, न्यूज़पेपर में सब कुछ आता है। हमारी आईज और ईयर्स होने चाहिए कि हमें ढूंढना है, निकालना है और उसको फिल्टर करना है। ये कहीं नहीं आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा, कोई कोचिंग के नोट्स में या कहीं आपको नहीं मिलने वाला। कोई ऐसे बात ही नहीं करेगा, वही घिसी पिटी कहानी चलेगी वहां पे। तो हमें अपने आंसर्स को क्रिटिकल, हमें अपने आंसर्स को इंटीग्रल, हमें अपने आंसर्स को स्मार्ट भी बनाना है। तो टेनेंसी रिफॉर्म्स जो आए उसकी वजह से जो है बहुत सारे टेनेंट निकाले भी गए, बहुत सारी टेनेंट फैमिलीज को भी इजेक्ट किया गया, क्योंकि टेनेंसी रिफॉर्म आ रहे हैं। तो रिफॉर्म आ रहा है तो भाई जो रिफॉर्म जिस हिसाब से बनेगा उसके हिसाब से चीजें होंगी। लैंडलॉर्ड्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने लैंड को टेक केयर कर सके, कि भाई मैं अपनी जमीन खुद बोऊंगा इसलिए आप मेरी जमीन छोड़ दो। तो इससे मास इविक्शन हुआ और लैंड लॉर्ड्स ने चालूपना करके, खुद तो उनको करना नहीं था, और जो थे उनका उन्होंने अधिकार छीन लिया, मालिकाना अधिकार छीन लिया। तो यानी कि एक रेडिकल जो टेनेंसी लेजिस्लेशन है वो जब आया कर्नाटका में, जैसे अगर हम बात करें आया, तो उसकी वजह से मोर देन 70% जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेनेंट्स थे वो अपनी जगह खो चुके थे। एक ही ग्राउंड था, जैसा मैंने आपको कहा, ग्राउंड यही था कि मैं अपनी जमीन खुद बोऊंगा। ठीक है, मैं आपको वो पैराग्राफ दे देता हूं। तो ये चीजें जब आप लिखते हो एग्जामिनेशन में, या चीजें जब आप पढ़ते हो, तो आप ऑटोमेटिकली बाकी कैंडिडेट से डिफरेंट हो जाते हो। और आप साथ में कोट करते हो किसने बोला। जो हम लिख रहे हैं, जो मैं आपको दे रहा हूं फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को अपने हिसाब से आप जो है अपने डिजिटल डायरी में, अपना डिजिटल नोट्स में आप उनको लेके आइए।
जो लगता है थोड़ा रिपीटेड है उसको हटा दीजिए, बार बार पढ़िए, देखिए, समझिए। इतना काफी है जानना कि हमारे को एक क्लैरिटी आ जाए। तो लैंड कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा अभी लास्ट पॉइंट जो मैंने उठाया था, लैंड कंसोलिडेशन नहीं हुआ, लैंड कंसोलिडेशन हो नहीं पाया। और पंजाब हरियाणा और राजस्थान, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक एमपी में तो थोड़ा बहुत कह सकते हो, बाकी नहीं हो पाया। बहुत सारे कारण हैं, लैंड अलग अलग है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, फार्मर्स ने जो है वो अपने फर्टाइल लैंड को छोड़ना नहीं चाहते। जो उनको लैंड दी जाएगी उनको पता नहीं, भैया आपकी लैंड ले ली, इसकी ले ली, इकट्ठी करके कुछ और दे दी बदले में। नहीं चाहिए, ऐसा विश्वास नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का रोल है, लीगल लूप होल है, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। तो ये सब कारणों से हमारे यहाँ लैंड कंसोलिडेशन नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए। लेकिन लैंड रिफॉर्म से जो एग्रेरियन, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें हिंदुस्तान में, तो लैंड रिफॉर्म जो है वो सबसिस्टेंस बेस्ड पैडी कल्टीवेशन में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। छोटे छोटे सबसिस्टेंस बेस्ड पैडी कल्टीवेशन का अर्थ होता है जहां पर धान की खेती करनी है, पानी भर गया, 2 एकड़ है, 1 एकड़ है, 1 बीघा, जो भी है, छोटा मोटा जितना बड़ा लैंड, एक कहीं कहीं भी और छोटे छोटे लैंड्स हैं, वहां पर ये ज्यादा सफल हुआ। कमर्शियल प्लांटेशन में हमारे यहाँ नहीं सफल हुआ। इससे क्या हुआ कि रिफॉर्म्स जो है वो किसको बेनिफिट कर पाए, अपर क्लास को और मिडिल क्लास को, दलित कास्ट को बेनिफिट नहीं कर पाए, और बेनिफिशियरीज को बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ। लैंडलेस लेबर्स को छोटे छोटे घर के प्लॉट देने, जैसे मैंने आपको बात कहा, ठीक है। तो लार्ज पार्ट ऑफ लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए भी नहीं रहेगा अगर आप घर रहने के लिए दे दोगे, रहने को छत ही नहीं है। आप बात समझे मेरी? जैसे अब दक्षिण कन्नड़ा रीजन की जब स्टडी की गई तो लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई, लेकिन वो लैंड फ्रेगमेंटेड लैंड भी था और अनवायबल भी था वो। इसीलिए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए आदमी जाने लगेगा, फिर से एग्रीकल्चर लेबरर बन जाएगा। एग्रीकल्चर लेबरर्स, कैजुअल लेबरर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप समझे? तो ये जो है, इस ट्रेंड को, जिस ट्रेंड के अंदर आप लैंड आपको मिली नहीं है, या आपको फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड के बावजूद या लैंड अलॉट करने के बावजूद भी आप अपना काम नहीं चला सकते, और आप जो है मजबूर होकर आप दूसरे लैंड पे एग्रीकल्चर उस पे काम करते हैं, वो लैंड रिफॉर्म के इम्पैक्ट की वजह से हुआ। और ऐसा होने की वजह से आप जो है एग्रीकल्चर लेबरर या फिर आप जो है किसी और कार्य की तरफ उन्मुख हुए। दैट मीन्स इट इज प्रोलिटराइजेशन ऑफ लेबर। ये ट्रेंड हुआ एक, जिसको हम कहते हैं प्रोलिटराइजेशन ऑफ लेबर, यानी बनना था किसान, बन गए मजदूर। जैसे दिल्ली में जो आते हैं मध्य प्रदेश से, सीवर सिस्टम डल रहा है, जो सारी की सारी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं गुड़गांव में बड़ी बड़ी, तो पूरा पूरा गांव उठ के आता है मध्य प्रदेश का, बिहार भी, मध्य एमपी की बहुत आपको मिल जाएंगे, वो मेसन का काम करते हैं। तो उनके पास जो लैंड घर पे, वो लैंड कल्टीवेटेड करके अपना गुजारा चला नहीं सकते वो, तो शहरों में आते हैं, बच्चे उनके सड़कों पे खेलते रहते हैं। तो कहाँ से स्कूल जाएंगे, कहाँ से प्रेगनेंसी होगी, कहाँ से घर होगा? साइट पे ही सोते हैं, साइट पे ही रहते हैं। 6-6 महीने प्रोजेक्ट चलता है, साल भर प्रोजेक्ट चलता है, 2 साल प्रोजेक्ट चलता है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, और ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड प्रोलिटराइजेशन ऑफ लेबर। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि लैंड रिफॉर्म जो है वो नहीं सक्सेसफुल हुए जो एक्चुअली में जो होने चाहिए थे, क्योंकि आपको जो लैंड वापस ली गई और लैंड जो दी भी गई लैंडलॉर्ड को खुद को कल्टीवेट करने के लिए, वो तो एक्चुअली में फिल्मी ग्राउंड्स के ऊपर हुआ सारी चीजें। लोअर और दलित कास्ट को फायदा ही नहीं हुए कुछ भी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो नहीं बढ़ा। और जो एक्स टेनेंट थे, अगर वो लैंड ओनर बन भी गए हैं और लैंडलेस लेबरर्स को स्मॉल घर दे भी गए हैं, तो उसके बावजूद भी उनकी इकोनॉमिक पोजीशन में बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। रहने को तो मिल गया, ठीक है, लेकिन खाएंगे क्या? छोटा सा जगह मिल गई, हाउ दे विल सर्वाइव? आप लोग तो लकी हो, अगर आप लोगों को ही देखा जाए, आप चारों को जो, तो आप इंडिया के टॉप 30% में आ जाओगे। लेकिन जब आप तो अपने आप को लेकिन सबसे गरीब मानते हो, हम तो बड़े गरीब हैं, लोग बहुत पैसा है। रूरल इंडिया में, कल ही मैं पढ़ रहा था, रूरल इंडिया में मात्र 15% के पास फ्रिज है आज के भारत में।
रूरल इंडिया में मात्र 15% के पास, पूरे भारत में मात्र 25% लोगों के पास एसी है, गांव में तो भूल ही जाओ। वॉशिंग मशीन नहीं है, मात्र 10 से 15% भारत के पास वॉशिंग मशीन है रूरल इंडिया में। अर्बन इंडिया में भी नहीं है सब जगह। इतना स्कोप है, सोचिए आप कंपनीज के पास कितना स्कोप है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एसयूवी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात करोगे तो वो आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगी। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूके, यूएस एसयूवीज हैं। सबसे ज्यादा पोल्यूशन, रोड एक्सीडेंट्स एसयूवी करती हैं। हिंदुस्तान में एसयूवी का कल्चर आ रहा है, नया मार्केट क्रिएट हो रहा है। यूके के अंदर ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट ग्रुप्स, जिनका काम कुछ नहीं है, रात को बस एसयूवी के टायर्स को डिफ्लेट करना है, ऐसे करना है कि वो चले ही ना, उस टायर को काट देते हैं। ये है असली सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट्स। पर हम अपने आप को मोटिवेटेड नहीं मानते। भूपति यह सोचता भाई मैं मर गया, जिंदगी खत्म, और मेहनत नहीं करेगा पूरी तरह, कैसे होगा? हाँ, ऐसे थोड़ा ना कुछ चीजें हो जाएंगी। तो आप ये चीजें देखिए, समझिए। तो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा, जैसा मैंने बिल्कुल कहा, इन चीजों में फर्क पड़ा। ये एक इंडिकेटिव है। जो टीलर्स थे एक्चुअली में वो ओनर्स भी बने, मैंने माना, लेकिन डिसलोकेट भी हो गए बहुत सारे अपनी जगह से। तो जो फंडामेंटल एस्पेक्ट था लैंड रिफॉर्म का, कि इस चीज को ना कर सके, वो नहीं हो पाई। सोशल इंजस्टिस को खत्म नहीं कर पाए आप, समझे? तो पीसी जोशी साहब ने इसीलिए लिखा कि भाई इंटरमीडिएट क्लास जो थी वो एक तरीके से जुड़ गई और गरीबों के अगेंस्ट हो गई। अब देखो आप, गुजरात में तो पाटीदार आंदोलन चला, मतलब पटेली मालदार पार्टी है, वही आंदोलन करेंगे, उन्हें को और चाहिए। तो गरीब का क्या होगा फिर? हरियाणा में जाट बोलते हैं, भाई हमें दे दो जाट आरक्षण। बताओ, ना लैंड की बात, ना सब कुछ तुम्हारे पास, लैंड भी तुम्हारे पास, माल भी तुम्हारे पास। अब यादव है, ओबीसी, उनका भी यही है। असली जो है उनको मिलना नहीं कुछ, और जो वो है जो जिनके पास ऑलरेडी माल है उन्हें और चाहिए। तो लड़ाई यही है, आप समझे? तो कोई नहीं करना चाहता एक्चुअली में। दैट इज हाउ द आयरनी, इन सोशियोलॉजिकल एंगल से कहा जाए तो ये आयरनी है। तो इंटरमीडिएट क्लासेस ने जॉइंट फ्रंट बना दिया रूरल पुअर के अगेंस्ट, आज भी जो बना हुआ है। आज जो है, आज भी सरपंच की बारी आती है तो बहुत कम है, रेयर है कि एक्चुअली में कोई गरीब होगा। दलित में भी अमीर होगा, अमीर में भी उसकी बीवी खड़ी होगी तो पति चलाएगा। ये रियलिस्टिक बातें जब तक आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएंगी, सोशियोलॉजी में मार्क्स नहीं आएंगे। तो यानी एग्रीगेरियन सिस्टम में तो प्रेसिपिटेशन आया ही आया, डिसकंटेंट भी आया, फायदे भी उठाए गए, पॉलिटिकल क्लास में भी फायदे उठाए। ओल्ड लैंडेड एरिस्टोक्रेसी चेंज हुई, लेकिन वो फिर से रह गई। तो यानी कि कम्युनिस्ट एंगल से, मार्क्सिस्ट एंगल से देखा जाए तो रूरल पुअर का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने जो है लैंड कॉन्सेंट्रेशन को अटैक नहीं किया, बस उसको मॉडिफाई किया। उसको अटैक क्यों नहीं किया? उन्होंने सारे के सारे टेनेंट क्लासेस को प्रोटेक्शन नहीं दिया, कुछ ही सेक्शन को बस दिया। तो इसलिए लैंड रिफॉर्म लॉन्ग टर्म में असल में न्यू लैंडेड क्लास उसने बना दी। इससे प्राइमरी लैंड ओनर हो गए और सुपीरियर टेनेंट हो गए, लेकिन वो थोड़े लोग हैं, बाकी गरीब को तो कुछ मिला ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन का कोई रोल नहीं, वुमेन एक्सक्लूड हो गई। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं होती थी। किसान क्रेडिट कार्ड के आने के बाद से हमने वुमेन के नाम से, भाई फैमिली हेड वुमेन होगी और वुमेन के नाम से जमीन होगी, ये हमने खेल शुरू किए। वेज मार्केट में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। यानी कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने करनी शुरू की लैंडलेस के लिए, तो उसमें वुमेन को दिया जाए, तब जाके थोड़ी जगह बनी। लेकिन इसके बावजूद भी वेस्टेड लैंड मिली, कोई बार्गेनिंग पोजीशन वुमेन की इंप्रूव नहीं हुई, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की चीजें आई। आदमी जो है वो दारू में पैसा खर्च कर देगा, घर चलाएगी औरत। ये वाली सारी चीजें भी सोशियोलॉजी का ही एस्पेक्ट है। तो बार्गेनिंग पावर मेल के पास ही है, मेल के पास ही रही, उसको अटेंशन देने की जरूरत है। वुमेन को एग्रीकल्चर के अंदर भी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक कॉन्सेप्ट हो गया फिर, कि भाई पति तो चला गया शहर में मजदूरी करने, पत्नी खेत में काम करेगी। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रहे नहीं।
मनरेगा आ गया इसीलिए आपका, अगर मनरेगा ना होता, जिसकी इतनी बुराई की गई थी जब प्रधानमंत्री जी आए थे, तो अब उसी ने रेस्क्यू पॉट बना, वो यूपीए सरकार ने जो मनरेगा बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, न्यूज़पेपर से देखिए कि उसने क्या इंपैक्ट डाला। अमेजिंग इंपैक्ट इन टाइम्स ऑफ कोविड ऑल्सो। 70 करोड़ भारतीयों को तो फ्री राशन दिया गया है, 10 करोड़ से ज्यादा औरतों को सिलेंडर दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जो किसान, क्या है वो, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि है, क्या है वो, पता नहीं कुछ है ऐसा, उसके अंदर किसान को पेमेंट दी जाती है, डिसबर्स किया जाता है, लोन माफ किए गए हैं। तो ये सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं आपस में, इसके बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते, समझे? हाँ, तुम तो यार बोलते ही नहीं हो कुछ भी। हाँ ठीक है सर। तो मैंने आपको ये सारा बता दिया। हाँ जी, यस सर। अब जो है मैं आपसे कल बात करूंगा। ये ग्रीन रेवोल्यूशन तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया नहीं हुआ, वैसे लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट था, मैंने लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन को कर दिया मैंने, आपको समझ आया होगा। आप जैसे पढ़ेंगे थोड़ा सा भी कहीं से कुछ भी, तो आपको अब लॉजिक भी आ जाएगा, समझ भी लेंगे। इसी से भी पॉइंट्स बनाइए, ठीक है? फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इसका एक पार्ट है, वो भी हम देखेंगे। पॉलिटिक्स